हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये है हल प्रश्न पत्र 2001 का, जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी का है। ठीक है, काय का है? हिंदी टीजीटी पीजीटी जो भी छात्र या विद्यार्थी अपना मतलब टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी से कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं, चाहे वो पैट की हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, चाहे पीसीएस हो, हिंदी ज़रूर आती है हर एक में। ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, या हल प्रश्न पत्र है। ये है आपका हल प्रश्न पत्र, ठीक, जो 2001 में आया था पिछली परीक्षा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सीधे के सीधे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी हर एक परीक्षा में 10 या 20 नंबर की या फिर 30 नंबर या 40% हिंदी आती है। ठीक है, तो हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो हर परीक्षा में हमारी पूछी जाती है। जो भी आपकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो इस प्रैक्टिस सेट को मेरे देख सकते हैं। ठीक है, आपका ये प्रैक्टिस जो है ये है आपका 2001 का। ठीक है, हल प्रश्न पत्र जो कि प्रशिक्षण स्नातक यानी टीजीटी के लिए, काय के लिए था ये टीजीटी का है। काय का? टीजीटी। ठीक है, टीजीटी का पेपर है। ठीक, अगला देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, वो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? डिंगल, अपभ्रंश, अभट या संध्या। तो जो सिद्ध कवि होते थे वो क्या है, सिद्ध कवियों द्वारा जो प्रयुक्त हुआ था वो संध्या भाषा होती थी। क्या कहते थे उसे? संध्या भाषा कहते थे, जो सिद्ध भाषा प्रयोग में लाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इसमें जो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध होगा वो आपका कौन सा होगा? देखिए, आशीर्वाद लिखना हर किसी को नहीं आता है। देख लो आप आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। तो आशीर्वाद जो सही होगा वो कौन सा होगा सही? ये होगा या ये तीनों गलत हैं। आशीर्वाद में क्या है? सी वाला आशीर्वाद सही है आपका। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग का, हाँ, आपका द्विवेदी युग का कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ये भी आपके द्विवेदी युग के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त भी हैं आपके, और रामनरेश त्रिपाठी ये भी आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। लेकिन सोहनलाल द्विवेदी, जिनके साथ द्विवेदी लगा है, लेकिन ये जो हैं द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ठीक है, कौन सा होगा इसका? दूसरा सही। अगला देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। कौन होंगे त्यागपत्र के उपन्यास के? तो यशपाल होंगे, भगवती चरण वर्मा होंगे, वृंदालाल वर्मा होंगे या जैनेन्द्र कुमार होंगे। त्यागपत्र। ठीक है, तो त्यागपत्र में कौन होगा बताइए? तो चौथे का जो आंसर होगा, त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार। कौन है इसके? जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र जो है उपन्यास वो जैनेन्द्र कुमार का है। यशपाल का आपका पर्दा बहुत पूछा जाता है, जो पर्दा है वो बहुत पूछा जाता है यशपाल का। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी के अध्यापक रहे? मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1900 में हुई है, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। 1900 में जो स्थापना हुई कलकत्ता में हुई थी। और इसमें जो कॉलेज कलकत्ता के हिंदी के अध्यापक थे कौन थे? ईसा अल्लाह खां थे, सदल मिश्र थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे या सुखलाल थे, सदा सुखलाल। तो इसमें जो कॉलेज के अध्यापक के रूप में कार्य जिन्होंने किया है वो है आपके सदल मिश्र और कौन थे? लल्लू लाल। दो लोगों ने काम किया था, सदल मिश्र और कौन थे? लल्लू लाल। ठीक है, ये दो जो थे भाषा मुंशी थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, ईसा अल्लाह की इनकी अगर कहानी पूछ ली जाए तो ईसा अल्लाह खां की रानी कैथी की कहानी है, और सदर मिश्र की है नास्केत पाख्यान, सदा सुखलाल की है सुख सागर। ठीक है, ये कृतियाँ भी इनकी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, धनिया और धुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन के, गोदान के, कर्मभूमि के या प्रेमाश्रय के?
तो धनिया और झुनिया जो प्रेमचंद के उपन्यास है वो है आपका गोदान। ये है गोदान के पात्र। इसमें देखो मेन पात्र है होरी। कौन है? होरी। ठीक है, धनिया होरी की पत्नी है और जो झुनिया है ये गोबर की पत्नी है। मतलब जो इसका जो बेटा था गोबर, होरी का बेटा क्या था? गोबर। तो गोबर की जो पत्नी है उसका नाम था झुनिया। ठीक है, धनिया जो थी होरी की पत्नी थी। होरी इसका मेन पात्र है, अगर होरी पूछ लिया जाए। गोबर भी है इसमें। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन देख लिए। छठा है आपका, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा नहीं था? कौन सा संत नहीं है पढ़ा लिखा? क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा नहीं था? पढ़ा लिखा था, नहीं की बात नहीं हो रही, पढ़ा लिखा था। तो इसमें पढ़ा लिखा कौन नहीं था और पढ़ा लिखा कौन था? दादू दयाल ये भी पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर भी पढ़े लिखे नहीं थे, और रैदास भी जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन सुंदरदास एक ऐसे कवि थे जो पढ़े लिखे थे संत कवियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास है, नावादास हैं, या धर्मदास हैं, या जीवनदास हैं? तो भक्तमाल जी के रचनाकार कौन है आपके? नावादास। ठीक है, भक्तमाल किसने लिखा था? नावादास ने लिखा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त चरित्र निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त चरित्र निबंध संग्रह का नाम क्या है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिवसागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे। क्या है बताओ? निबंध संग्रह कौन सा है इसमें? नमे का कौन सा सही होगा? तो नमे का जो आंसर होगा वो है आपका शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो आपका बाल मुकुंद की निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद निबंध संग्रह, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला है पद्मावत। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम लिखिए। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए कितने हैं? सर कितने हैं? अनुच्छेद को कहते क्या है ये पूछा जा रहा है। सर कहेंगे, कांड कहेंगे, खंड कहेंगे, कि अंक कहेंगे। ठीक है, तो आपका पद्मावत का जो अनुच्छेद है उनके लिए कहते हैं क्या? कांड। पद्मावत के अनुच्छेद को कांड कहते हैं। पद्मावत लिखी किसने है? ये जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये सूफी कवि थे। ठीक है, और इसका जो 12 मासा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत, बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय है इसका 12 मासा जो है पद्मावत का। नागमती का वियोग वर्णन, इसका जो खंड है नागमती का वियोग वर्णन, नागमती का वियोग वर्णन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका बहुत पूछा जाता है इसमें से। ठीक, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला है इसमें अगर कांड पूछे जाएंगे तो कांड है आपके महाभारत में। वो रामचरितमानस में क्या है? कांड है। अगला देखिए, अगला है आपका, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? जन्म शताब्दी किसकी नहीं मनाई गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, रामधारी सिंह दिनकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या जयशंकर प्रसाद की? तो 11वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर की शताब्दी, साहित्यकार की शताब्दी, जन्म शताब्दी अब तक नहीं मनाई गई है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? जयशंकर प्रसाद ने क्या नहीं लिखा है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारू चंद्रलेख, या तितली? तो इसमें क्या चीज़ नहीं लिखा है? इसमें कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली या चारू चंद्रलेख। तो 12 का जो होगा वो आपका कौन सा होगा? तीसरा, चारू चंद्रलेख ये है, इनका नहीं लिखा। कानन कुसुम भी इनकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी भी इनका नाटक है, तितली भी इनका नाटक है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, मीराबाई हैं, नरोत्तम दास हैं, या तुलसीदास हैं? कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली के कौन होंगे बताइए? 13वें का कौन सा सही होगा? तो तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली लिखी थी। तुलसीदास ने क्या लिखी? कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास ने लिखी है।
और आपका रामचरितमानस भी लिखा। इसके अलावा आपकी गीतावली, कप्तावली, विनय पत्रिका, ये सब क्या है, तुलसीदास की रचना है। मीराबाई का है नरसी जी का मायरा। और आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नीचे भाषा के 4 विशेषताएं दी गई हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा की जो विशेषताएं हैं उसमें देखिए, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें जो गलत है वो पूछा जा रहा है। तो भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति है या सामाजिक संपत्ति है? तो 14 का होगा दूसरा। भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे को जन्म लेने के बाद आप किसी भी आपको अगर पंजाबी के यहाँ छोड़ दोगे पंजाबी सीख जाएगा, अगर बंगाली के यहाँ सीख दोगे बंगाली सीख जाएगा, महाराष्ट्र में सीख दो मराठी सीखेगा, ठीक है, गुजरात में छोड़ दोगे गुजराती सीख जाएगा, ठीक, हिंदू के यहाँ छोड़ दोगे हिंदू सीखेगा, मुस्लिम के यहाँ देख लो मुस्लिम भाषा बोलने लगेगा, ठीक है। तो क्या ये एक पैतृक संपत्ति नहीं है भाषा। अगला देखिए, अगला है जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा स्थायी भाव किसका है? वीर रस का, रौद्र रस का, अवधूत रस का या विभत्स रस का? जुगुप्सा की बात हो रही है। तो जुगुप्सा जो है वो आपका किसका है? विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स का रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, ठीक। अगला देखिए, टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा कौन सी होती है? संस्कृत भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को? टकसाली भाषा। तो टकसाली भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता था। अगला देखिए, 17वां है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो 1947 में देवनागरी लिपि की सुधार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, संपूर्णानंद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? तो ये थे आपके कौन? तीसरा मतलब नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव थे इसके अध्यक्ष देवनागरी सुधार समिति के। अगला देखिए, अगला है अभट्ट भाषा से तात्पर्य। अभट्ट किसे कहेंगे? ग्रामीण अपभ्रंश को, परिनिष्ठित अपभ्रंश को, ग्रामीण प्राकृतिक को या परिनिष्ठित प्राकृतिक को। तो अभट्ट भाषा किसे कहेंगे? 18 का कौन सा होगा? तो 18 का जो होगा वो होगा पहला, ग्रामीण भाषा को अभट्ट भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो 19 का कौन सा होगा? फ्रांस भाषा में ये लिखा गया था, ठीक है। जैसे गार्सा तासी ने लिखा, किसने लिखा था? अगला देखिए, हिंदी का पहला उदंत मार्टन प्रकाशन की भूमिका थी। उदंत मार्टन जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। क्या है ये? दिल्ली से होता था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता, कलकत्ता या बनारस से? उदंत मार्टन कहाँ से प्रकाशित होता था ये पूछा जा रहा है। तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। कौन थे? राजा द्वय के नाम से आधुनिक साहित्य में कौन से? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो होगा वो कौन सा होगा आपका? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा? तो इसमें जो थे राजा लक्ष्मण सिंह, कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये क्या थे? एक प्रकार से मतलब लेखक थे, ठीक है। इसकी अगर भाषा पूछ ली जाए तो राजा लक्ष्मण सिंह की थी संस्कृत निष्ठ भाषा और इनकी राजा शिव प्रसाद की थी उर्दू मिलित भाषा, ठीक है। इसमें उर्दू के शब्द मिलते थे और ये इनके ठोस संस्कृत निष्ठ भाषाविद थे आपके राजा लक्ष्मण सिंह। अगला देखिए, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो अनामदास का जो पोथा है वो आपका लिखा गया है किसका?
किसके द्वारा लिखा गया? अनामदास का पोथा जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। और इनके और भी चीज़ें जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्रभा, ये भी इनकी पूछी जाती हैं। ठीक है। अगला देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्र का संपादन भार कब ग्रहण किया गया था? देखिए ये पूछा जाता है कि इसके संपादक कब इसके करीब 4 संपादक रहे थे। कितने? 4 संपादक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के। पहले थे बाबू गुलाब राय, और उसके बाद दूसरे जो थे ना, पहले श्याम सुंदर था। उसके बाद आपके जो दूसरे नंबर पर हुए थे वो 1900 ईस्वी में, 1903 से 1907 1900, जो आपका सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो मतलब कार्यभार ग्रहण किया था वो 1903 से किया था। कितने से? 1903 से कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला देखिए, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रागे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेंद्र मटियानी, इनमें से कोई नहीं। नीला चांद, तो नीला चांद उपन्यास जो है वो है आपका इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि नीला चांद शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का। किसका है? नीला चांद जो है वो शिव प्रसाद सिंह का है। किसका? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। ठीक, तो इसमें से आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, अगला है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता या समकालीन कविता? तो 25 का जो आंसर होगा वो पहला, मतलब प्रगतिवाद के हैं। नागार्जुन किसके थे? प्रगतिवाद के लेखक थे। ठीक है। सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में क्या समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार, तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास है। सिंह के लिए द्वार। अगला देखिए, अपनी केवल धार इस संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश दयाल सक्सेना, अरुण कमल। अपनी केवल धार। ठीक है, तो इसके जो हैं 27 का जो होगा वो होगा कौन? अरुण कमल। चौथा होगा कौन सा? अरुण कमल। कौन है? अपनी केवल धार के जो लेखक हैं वो हैं अरुण कमल। अगला देखिए, अगला है, राधा कृष्ण राहुल साकेत्यायन की आत्मकथा का नाम। राहुल साकेत्यायन की आत्मकथा का नाम पूछा जा रहा है। मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो राहुल साकेत्यायन की है जो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो है आपकी हरवंश राय बच्चन की। ठीक है, और इसके अलावा जो राहुल साकेत्यायन की है वो मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा इसका आंसर होगा। ठीक, और ये आपकी है बच्चन जी की। इसकी है बच्चन, हरवंश राय बच्चन, यानी अमिताभ बच्चन के पिता। अगला देखिए, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1933 में, 1934, 1935, 1936। तो प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1936 में। कितने? 1936 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जन्म पूछा जाए तो 1980 में हुआ था। किसमें? 1980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिष्ट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? मात्र 3 रचनाएं की हैं उन्होंने। कौन है? इलाचंद जोशी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, आगे हैं इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इन्होंने क्या है? मात्र 3 कहानियों की रचना की है। और क्या है? उससे वो क्या है? विख्यात हो गए। इसमें क्या है? उसने कहा था इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचक की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता? मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद हमेशा किस में होगा आपका? 31 का जो होगा प्रगतिवाद या प्रयोगवाद?
तो 31 का क्या है, प्रगतिवाद। अगला देखिए, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। दिनकर की रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है या उर्वशी है, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का होगा दूसरा, कुरुक्षेत्र एक ऐसी रचना है जिसमें भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। ललित निबंधकार कौन सा नहीं है। तो रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 32 का जो होगा वो 33वां क्वेश्चन है, 33वें का जो आंसर होगा वो है आपका पहला, कुबेरनाथ रामविलास शर्मा। कौन, रामविलास शर्मा निबंधकार, ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, रामविलास शर्मा जो है वो आपके ये तीनों, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब ललित निबंधकार हैं। ठीक है, और रामविलास शर्मा जो बड़े एकांकीकार हैं। ये कौन है, एकांकीकार। अगला देखिए, हंस पत्रिका के संपादक का नाम। हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या अमृत राय। तो हंस पत्रिका जो थी उसके संपादक जो थे वो थे आपके प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार कौन सी कृति का रचना। अब अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप या युगधारा। दुष्यंत कुमार। तो 35 का होगा तीसरा, साए में धूप। ये खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ठीक है, अरुण कमल की है अपनी केवल धार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 36 का आपका कौन सा होगा, 36 का है पहला, वीरेंद्र मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है ये बताइए। तो यशपाल हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, राही मासूम रजा हैं या आगे हैं। तो इसमें क्या है, राही मासूम रजा जो हैं वो आपके आंचलिक उपन्यासकार हैं। कौन है, आंचलिक उपन्यासकार। राही मासूम रजा हो गए या आपके फणीश्वर नाथ रेणु हो गए। कौन, फणीश्वर नाथ रेणु, ये बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। कौन से, आंचलिक। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। अंग्रेजों द्वारा कौन सी जब्त की गई थी। कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं। तो सोजे वतन जो था इसको जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्णन विषय बार वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। वीर रस ना होकर श्रृंगार रस किसमें है, कुमार रासों, पृथ्वीराज रासों, बीसल देव रासों या परमाल रासों। तो 39 का जो आपका होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, बीसल देव रासों। ठीक है, और सबसे पहले इसी में आपका बीसल देव रासों में ही सबसे पहले आपका 12 मासा का वर्णन किया गया है। किसका, 12 मासा का सबसे पहले आपका प्रयोग इसी में किया गया है, बीसल देव रासों। और इसमें क्या है, श्रृंगार रस है। वीर रस की जगह क्या है, श्रृंगार रस है। और ये नरपति नाल की क्या है, रचना है। किसकी है, नरपति नाल। क्या नाम है उसका, नरपति नाल। नरपति नाल की ये रचना है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं या आश्रयवादी काव्यधारा के हैं। तो भूषण की बात हो रही है। तो भूषण जो हैं वो हैं आपके कौन से, रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं भूषण। और रीति सिद्ध की अगर बात आ जाएगी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध के आपके हैं कौन से, बिहारी।
बिहारी जो है वो रीति सिद्ध के कवि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया, ये पूछे। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश का कौन सा होगा, तो मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस। लहरों के जो राजहंस है वो आपका मोहन राकेश का है। ठीक है। जन्मेजय का नागयज्ञ ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। किसको सबसे कम महत्व दिया, तुलसी को, सूरदास को, कबीर को या जायसी को। तो 42 का जो होगा कौन सा होगा, 42 का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीर दास को सबसे कम महत्व दिया है। ठीक है। 42 का होगा तीसरा। अगला देखिए, अगला है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। सरदार पूर्ण सिंह एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो हैं एक निबंधकार, अच्छे निबंधकार हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो 44 का कौन सा होगा, 44 का होगा चौथा जो है छोटा जादूगर जो है वो इनकी रचना नहीं है। बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं और मिस पद्मा ये सब क्या है, प्रेमचंद की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक राम विलास शर्मा है। कौन सा ग्रंथ राम विलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय, या कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज का मार्क्सवाद, या राग दरबारी। किसके होंगे, 45 का आंसर होगा तीसरा, भारत में अंग्रेजी राज का मार्क्सवाद। इसमें रामविलास शर्मा लेखक हैं इसके। ठीक है। अगला देखिए, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत का, अनंत में संधि कौन सी होगी, 46 का कौन सा होगा, तो अनंत में जो है संधि होगी अन प्लस अंत, ये वाला होगा इसकी संधि सही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मिलाने के लिए, कौन सा किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें लिखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, क्या है, मंगलसूत्र किसने लिखा, इरावती, आवारा मसीहा और तमस। तो देखिए, मंगलसूत्र का जो अधूरा उपन्यास है वो है प्रेमचंद का। ठीक है, और आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की जीवनी। ठीक, और तमस जो है वो है भीष्म साहनी का, और इरावती जो है नाटक वो है आपका जयशंकर प्रसाद का। ठीक, तो देख लीजिए, इसमें पहले का होगा चौथा, मतलब पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। तो अगर काका गा में होगा तो पहले का होगा आपका कौन सा, चौथा होगा, और दूसरे का आपका तीसरा है, और आपका तीसरे का जो होगा विष्णु प्रभाकर, तीसरे का होगा पहला, और आपका चौथे का जो है वो है आपका दूसरा। ये वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, अगला देखिए कौन सा है, पहले का तीसरा, मंगलसूत्र आपका प्रेमचंद, पहले का चौथा, तो आपका जो है दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, ये जो कोड दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा, शरदचंद यानी शमश्रु या कवित्री। कौन सा अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है इसमें 48 में।
तो अशुद्ध शब्द जो होगा वो आपका है तीसरा, क्या है, शमश्रु जो है अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद को कहा जाता है। दोहा का उल्टा कौन सा होगा मात्रा की दृष्टि से? रोला होगा, चौपाई होगा, सोरठा होगा या हरि गीत का होगा? तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। दोहा का उल्टा कौन सा होगा? सोरठा होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से अष्टशाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम। अष्टशाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं, ठीक है, उस 8 में कौन से नहीं है? कुम्मन दास नहीं है, सुंदर दास नहीं है, नंद दास नहीं है, परमानंद दास नहीं है। तो 50 में हो गए दूसरा, सुंदर दास इसमें नहीं है। ठीक, सुंदर दास इसमें नहीं है क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, और निर्गुण शाखा के हैं। ठीक, तो ये सगुण शाखा के ये वाले हैं, कुम्मन दास, नंद दास और परमानंद दास, ये तीनों क्या है, अष्टशाप के कवि हैं। और अष्टशाप में अगर मेन कवि पूछे जाएँ, अष्टशाप का जहाज पूछ लिया जाए तो आपके कौन है? तुलसीदास। वो अष्टशाप का जहाज अगर पूछा जाएगा तो सूरदास है। कौन है? सूरदास। सूरदास को अष्टशाप का जहाज भी कहा जाता है। 50 देखिए, अगला तो क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? कामायनी है, रामचरितमानस है, साकेत है, प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य होगा वो है आपका चौथा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का महाकाव्य है और ये लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा। किसने लिखा है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिंह और उपाध्याय है, ठीक है, ध्यान रखना। बोल रहा हूँ उस आवाज़ सुन लेना, ठीक है, सही से लिख नहीं पा रहे हैं इसमें। अगला देखिए, अगला है हारे को हरनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, वियोगहरि हैं या सुमित्रानंदन पंत हैं। तो 52 का जो होगा, 52 का होगा आपका कौन सा? दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किस काव्य कृति का आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम या आंगन के पार द्वार? तो आगे को जो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला है कितनी नावों में कितनी बार? ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम से के आधार पर हुआ था? आधुनिक हिंदी में द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, हरिशंकर परसाई और प्रयोजन से कोई नहीं। राग दरबारी के लेखक जो हैं वो है श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, कौन सा सही होगा? सही इसमें होगा आपका दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? अनिल, अनल, मारुत या पवन? कौन सा होगा? 56 की बात हो रही है, तो 56 क्वेश्चन का कौन सा होगा? हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो मारुत और पवन ये तो हो गए आपके, और कौन सा रह गया अब इसमें 56 वाले में? तो अनल जो है ये नहीं है, अनिल भी आपका क्या है? हवा का पर्यायवाची है। मूक का विलोम शब्द होगा, मूक का क्या होगा? अमूक होगा, सूख होगा, बाचाल होगा या हूक होगा? तो मूक मतलब होता है कम बोलने वाला और बाचाल मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला। ठीक, बाणभट्ट की आत्मकथा है, क्या है? एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है या इनमें से कुछ नहीं है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो है एक उपन्यास। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, और ये कितने 1946 में लिखा गया था? 1946 में लिखा गया
और किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? सिर्फ उन्होंने क्या है? सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। किसने की है? कबीर ने, सूरदास ने, या तुलसी ने, या जायसी ने? तो केवल अवधी भाषा की अगर बात आएगी तो वो हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने केवल अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं। इनकी रचना, विख्यात रचना है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत इनकी रचना है, विश्व विख्यात रचना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में रचना दर्शाइए। कौन सा होगा? गबन पहले होगा, गोदान पहले होगा, या सेवा सदन पहले होगा? तो पहले कौन सा होगा? तो 60 में जो होगा वो कौन सा होगा? पहले तो आपका सेवा सदन है, और उसके बाद है गोदान। दूसरा मतलब आपका पहला कौन सा है? सेवा सदन जो है 1918 में लिखा गया। कितने में? 1918 का है सेवा सदन आपका। और गोदान जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया कि कितना? 1935 में। ठीक है, गोदान की रचना हुई थी 1935 में। और अगर आपकी बात आ गई कौन सा पर आएगा? गबन। तो गबन 1931 में लिखा गया था। कितने में? 1931 में। तो आप देख लीजिए कौन सा आएगा। 1918 पहले आएगा, और फिर आएगा का, और फिर आएगा खा, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, प्योजी पायोजी मैंने राम रतन धन पायो प्रयुक्त पद की रचना का नाम है। रचयिता कौन है? पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास है, कुम्भनदास है, तुलसी, या मीराबाई? तो इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं आपकी मीराबाई। 61 का होगा आपका कौन सा? तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम है। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? बताइए। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, या हमीर रासो? तो आला खंड को परमाल रासो भी कहा जाता है। 62 का कौन सा होगा आपका? पहला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, कौन सी बोली है, बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? ब्रजभाषा, अवधी, या बुंदेली, या कन्नौजी? तो जो नहीं आती, देखो ब्रजभाषा भी अभी पश्चिमी हिंदी में आती है, बुंदेली भी आती है, और कन्नौजी भी आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी भाषा हैं। कौन सी? पूर्वी भाषा। ये पूर्वी भाषा में आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कबीर हैं, सूरदास है, सरपा हैं, या विद्यापत हैं? तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, सरपा। अधिकांश क्या है? साहित्यकार जो है हिंदी के प्रथम कवि सरपा को मानते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? 65 का कौन सा होगा? तो 65 का जो होगा जायसी होगा, अमीर खुसरो, विद्यापति, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो 65 का आंसर होगा दूसरा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम क्या है? खड़ी बोली हिंदी की रचना, खड़ी बोली हिंदी में रचना स्टार्ट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसका चयन कीजिए। इस काव्यधारा में सभी कवि मुसलमान थे।
इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। भक्तिकालीन और सूफी काव्यधारा की विशेषताओं की बात, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की बात हो रही है। तो 66 का आंसर कौन सा होगा इसमें? 66 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। ठीक है, क्योंकि इसमें अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी साहित्य के सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, राम कुमार वर्मा ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो 67 का होगा आपका कौन सा? चौथा। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल इसको कहा था, आदिकाल को। अगला देखिए 68वां क्वेश्चन, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जगतीश होगा, जगतीश, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जगत प्लस ईश, ये आपका संधि सही है। अगला देखिए, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। इसको कहा जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। अगला देखिए, संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या नरेश मेहता। तो 70 का होगा आपका कौन सा? चौथा, नरेश मेहता। एक संशय की एक रात, नरेश मेहता। तार सप्तक संबंध किस काव्यधारा से? तार सप्तक प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या आकप्ता। तो तार सप्तक का जो संबंध है वो क्या है? तार सप्तक जो स्टार्ट हुआ था वो 1943 में हुआ। पहला तार सप्तक 1943 से स्टार्ट हुआ और इसका जो संबंध है वो प्रयोगवाद से है। अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, जो पहले कभी ना हुआ हो काव्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो काव्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द है। अपूर्व है, अभूतपूर्व है, अद्वितीय है, इनमें से कोई नहीं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो 72 का होगा आपका दूसरा, अभूतपूर्व, यानी पहले कभी नहीं हुआ। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी शब्द भंडार की कौन सा होगा? बाल्टी तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? तो बाल्टी जो शब्द है वो है आपका विदेशी है। बाल्टी बाल्टी जो शब्द है वो आपका क्या है? देशज। कैसा है? देशज। अगला देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि की रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसके व्याख्याकार कौन नहीं है? भट्ट, लोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो आपका 74 का आंसर होगा दूसरा, क्षेमेंद्र नहीं है। अगला देखिए, कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य है, एक मुक्त काव्य है, एक गीति काव्य है, एक महाकाव्य है। तो रघुवंश जो है वो है आपकी कौन सी? एक महाकाव्य। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी और हिंदी की पहली काव्य नाटिका। बनारसी दास जैन। तो हिंदी की पहली क्या लिखा था? हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन ने लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम था अर्ध कथानक। क्या था? अर्ध कथानक। अर्ध कथानक ये इनकी जो है पहली आत्मकथा थी और इन्होंने 1941 में लिखी थी। ये कितने में? 1941 में।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। जिस पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? रूपक होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा या श्लेष होगा? तो 77 का होगा, क्या होगा वो? श्लेष अलंकार होगा। प्रयुक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? भूषण को, केशव को, देव को या पद्माकर? तो केशव दास को क्या है? कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वो केशव दास को या पद्माकर को? अठहत्तर का कौन सा होगा? 78 का होगा आपका दूसरा ही, ठीक है। और अगर रचना आ जाए तो रामचंद्र का रचना के लिए, ठीक है। अगला देखिए, काव्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? काव्य रसात्मक काव्यम पंडित जगन्नाथ हैं, पंडित आचार्य भामह हैं, आचार्य दंडी या आचार्य विश्वनाथ? तो 79 का जो होगा आंसर वो होगा आचार्य विश्वनाथ। क्या है? काव्य रसात्मक काव्य, वाक्य रसात्मक काव्य, वाक्यम रसात्मक काव्य। अब रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? रसों में संचारी भाव कितने होते हैं? 23, 27, 33 या 37? तो रसों के संचारी भावों मतलब संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33। रस पूछ ली जाए तो 9 होते हैं। अगला देखिए, भरत संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? रसराज, करुण रस को रसराज किसने घोषित किया? कालिदास ने, भवभूति ने, माघ ने या भास ने? तो 81 का दूसरा, भवभूति ने क्या है? करुण रस को रसराज कहा है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम? परमाल रासो किसने लिखा था? नरसिंह भट्ट ने, जगनिक ने या हेमचंद ने या सारंगधर ने? परमाल रासो। तो परमाल रासो जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी जगनिक द्वारा, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड भी है, आलाखंड। अगला देखिए, पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या है? पितृ, पितरा, पितरा या पित्रा? तो पितृ शब्द का बहुवचन जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका तीसरा, पित्रा। ये बहुवचन का रूप है। 84 देखिए, नीलोत्पल शब्द का में समास होगा। नीलोत्पल शब्द में क्या उनसे समास होगा? बेभाव, तत्पुरुष, कर्म धारण या बहुव्रीहि? तो 84 का होगा आपका तीसरा, इसमें कर्म धारण समास है। 85 और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। कौन सा होगा? धुआं, संध्या, भत्ता या धावा? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा? भत्ता या भत्रा, ये भी पुरुष है। तो संध्या, संध्या हो गई, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे वो आपके टीजीटी हिंदी से संबंध था इसका। और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो था आपका कब का? 2001 का। 2001 का जो हल प्रश्न पत्र है जो पिछली परीक्षाओं में आया हुआ था टीजीटी का, वो मैंने हल कराया है आपको, ठीक है। और इससे ये वीडियो मेरी अच्छी लगे हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।